अहमद को अपने पिता का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उसे अगले दिन वापस होना था, किंतु वह उसी दिन पीरबानू के महल को चल पड़ा। वहाँ जाकर भी उसका विषाद कायम रहा। पीरबानू ने पूछा, तुम एक दिन जल्दी क्यों आ गए? तुम उदास भी मालूम होते हो, क्या बात है? शहजादा अहमद ने पूरी बात सुनाई। पीरबानू की बाहों पर बल पड़ गए। उसने कहा, उन्हें डेरा जरूर मिलेगा, लेकिन जान पड़ता है उनका अंतकाल निकट आ गया है। अहमद ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? अभी वे वर्षों तक राज करेंगे। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और उन्हें कोई रोग शोक नहीं है। वे बड़े चैतन्य भी हैं। तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने यहाँ का हाल उन्हें या किसी को भी नहीं बताया था, फिर भी उन्हें मालूम है कि मेरा विवाह परी से हुआ है। पीरबानू बोली, प्यारे, तुम्हें याद है कि मैंने उस बुढ़िया को देखकर, जिसे तुम बीमार समझकर उठा लाए थे, क्या कहा था? वह बीमार नहीं है। वह बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ का हालचाल देखने के लिए आई थी। उसी ने यहाँ का सारा हाल बादशाह से कहा है। जब तुम उसे यहाँ छोड़ गए तो मैंने उसके लिए एक मामूली अर्क भेजा जो किसी रोग की दवा नहीं थी। वह उसे पीते ही उठ बैठी और कुछ देर बाद विदा लेने के लिए मेरे पास आई। मैंने उसकी ओर परीक्षा लेने के लिए उसे अपने सारे भवन विस्तार पूर्वक दिखाए। उसने बड़े ध्यान से सब कुछ देखा। मामूली बुढ़िया होती तो अपने गंतव्य स्थान को जाने की जल्दी में होती। यहाँ का हाल उसके सिवा किसी को मालूम ही नहीं हो सकता। उसी ने कहा होगा। अहमद ने कहा, तुम वास्तव में बड़ी होशियार हो, लेकिन डेरे के लिए बताओ क्या करूं? पीरबानू ने कहा, मामूली चीज़ है, अभी मंगवाती हूँ। उसके कहने पर एक दासी मुट्ठी में बंद करके डेरा ले आई। अहमद के हाथ में उसने उसे दिया तो अहमद पीरबानू से बोला, मजाक क्यों करती हो? इसी डेरे के नीचे फौज आएगी। पीरबानू ने मुस्कुराकर दासी से कहा, नूरजहाँ यह समझते हैं कि मैं इनसे मजाक कर रही हूँ। तू इन्हें बाहर ले जाकर डेरे का विस्तार तो दिखा दे। नूरजहाँ ने डेरा मुट्ठी में दबाया और शहजादे को लेकर महल से बहुत से दूर एक लंबे चौड़े मैदान में गई। उसने शहजादे को डेरा खड़ा करने की तरकीब बताई और फिर डेरे को खड़ा कर दिया। अहमद ने देखा कि उसके नीचे एक क्या दो फौजें आ जाएं। नूरजहाँ ने डेरा तय किया और फिर शहजादे के साथ अंदर आई। अहमद ने कहा, कहो तो इसे अभी ले जाकर पिता को दे दूँ। पीरबानू ने कहा, ऐसी क्या जल्दी है? अगले महीने अपने निश्चित समय पर जाना। शहजादा मान गया। अगले महीने वह राजधानी में गया तो महल के अंतपुर में जाने के बजाय सीधे दरबार में पहुंचा। बादशाह ने व्यंगपूर्वक पूछा, मेरी चीज़ तो ले ही आए होंगे? अहमद ने कहा, आपके चरणों में के प्रताप से ले आया हूँ। अभी बाहर चलकर इसे देख लें। अभी आपको मेरी मुट्ठी भर कर विश्वास नहीं हो पा रहा होगा। बादशाह और दरबारी बड़े मैदान में गए जहाँ अहमद ने डेरा खड़ा कर दिया। सभी की आंखें फट गई। बादशाह ने अहमद की बड़ी प्रशंसा की और उसे आराम करने को कहा, किंतु वास्तव में उसकी घबराहट बढ़ गई थी। वह सोच रहा था कि वाकई अहमद की शक्ति अत्यधिक है और वह कुछ शंकित भी हो गया। उसने महल में जाकर फिर जादूगरनी को बुलाया और कहा, अब क्या करूं? अहमद तो अपनी मुट्ठी में ऐसा डेरा ले आया जिसमें एक क्या दो सेनाएं आसानी से समा जाएं। उसने कुछ सोच कर कहा, अब की बार अहमद से चश्मे ए शेरा का पानी लाने को कहें, जिसकी कुछ बूंदें पीने से आदमी हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहता है। दूसरे दिन उसने दरबार में अहमद को बुलाया और कहा, बेटे, तुमने बड़ा डेरा लाकर मेरी एक बड़ी ज़रूरत पूरी कर दी, किंतु अब दूसरी ज़रूरत भी पूरी करो। मेरा बुढ़ापा आ रहा है और रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। अगर तुम अपनी पत्नी की सहायता से मेरे लिए चश्मे ए शेरा का स्वास्थ्यवर्धक पानी ला सको तो बड़ी अच्छी बात हो। अहमद घुट गया कि एक चीज़ पाते ही दूसरी अलभ्य वस्तु मांग बैठे। वह यह भी सोच रहा था कि पीरबानू के लिए असंभव तो यह भी न होगा, लेकिन वह इन फरमाइशों से चिढ़ेगी जरूर। उसने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, आज्ञाकारी पुत्र की हैसियत से मुझे आपकी आज्ञा के पालन में खुशी होगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। पत्नी से सलाह लूँगा और यदि संभव होगा तो यह जल आपकी सेवा में अर्पित करूँगा। अहमद दूसरे दिन ही पीरबानू के महल की ओर चल पड़ा। पीरबानू के सामने जाकर बोला, डेरा पाकर मेरे पिता ने तुम्हारा बड़ा एहसान माना है, लेकिन एक नई फरमाइश भी कर दी है। उन्होंने चश्मे शेरा का स्वास्थ्यवर्धक जल मांगा है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि यह चश्मा शेरा क्या भला है। पीरबानू ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें तंग करने पर कमर कस ली है, इसलिए अजीब चीज़ें मांगते हैं। आपकी बार उन्हें वह चीज़ मंगाई जो जिन भी आसानी से न ला सकें। खैर, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि चश्मे शेरा तक कैसे पहुंचो और वह पानी कैसे लाओ। कल तुम सुबह उस और सड़क पर जाना। काफ़ी दूर जाने के बाद एक लोहे का फाटक मिलेगा जिसके अंदर वह सरोवर है जिसका पानी लाने का तुमसे कहा गया है। अब इस सरोवर का पानी लाने की तकरीब सुनो। अपने साथ 2 घोड़े लो।
एक पर बैठो और दूसरे पर एक भेड़ के 4 टुकड़े ला दो और उस घोड़े की लगाम पकड़े रहो। भेड़ मैं आज रात ही कटवा रखूँगी। मैं इसी समय 2 गेंदें तुम्हें सी कर दूँगी। यहाँ से निकलते ही तुम एक गेंद अपने पास रखना और एक गेंद ज़मीन पर डाल देना। वह लुढ़कती चली जाएगी और तुम्हें सरोवर के लोह द्वार तक पहुँचा देगी। द्वार पर 2 जगे हुए सिंह तुम्हें देखेंगे तो अपने सोए हुए साथियों को जगा देंगे। फिर चारों मिलकर भयंकर गर्जना करेंगे, लेकिन तुम उनसे बिल्कुल न लड़ना। चारों के आगे कटी हुई भेड़ का एक एक टुकड़ा डाल देना। इस बात का ध्यान रखना कि कहीं फाटक के बाहर ही घोड़ों से न उतर पड़ो। घोड़े पर बैठा रहना जरूरी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। शेर मांस खाने लगे तो तुम घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ना। फाटक अपने आप खुल जाएगा। अंदर जाकर घोड़े से उतरना और उस चांदी की सुराही में जो मैं तुम्हें दूंगी तुरंत ही उस सरोवर का जल भर लेना और सिंहों के भोजन समाप्त करने के पहले ही फाटक से बाहर निकल आना। फिर तुम कुशलतापूर्वक वापस आ जाओगे। वहाँ से सीधे अपने पिता के पास चले जाना। दूसरी सुबह शहजादा अहमद ने अपनी पत्नी के बताए हुए ढंग से काम किया। उसने 2 घोड़े लिए, जिनमें से एक पर भेड़ के 4 टुकड़े रखे थे। गेंद को पृथ्वी पर डाला तो वह लुढ़कती हुई चली और उससे अहमद को लोह द्वार के सामने खड़ा कर दिया। अहमद ने भेड़ के टुकड़े शेरों के आगे डाले और जब वह खाने लगे तो अंदर जाकर चांदी की सुराही में जल भर लिया और वापस चला। 2 शेरों ने खाना खत्म कर लिया था और वे उसके पीछे लगे। शहजादे ने म्यान से तलवार निकाली तो एक शेर तो लौट गया, किंतु दूसरे ने सिर और पूंछ से इशारे से उसे बताया कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। अहमद सीधा राजधानी में पहुँचा। सिंह वहाँ से वापस लौट गया। शहजादा सीधा दरबार में आया और बादशाह से बोला, आपके प्रताप से मुझे एक ही दिन में स्वास्थ्यवर्धक जल मिल गया है, इसे स्वीकार करें। बादशाह ने अहमद की बड़ी प्रशंसा की और सम्मान किया और उसे अपने साथ तख्त पर बिठाया, किंतु उसकी जान अहमद की वीरता को देखकर सूखने लगी। महल में जाकर उसने फिर जादूगरनी को बुलाया और उसे वह जल दिखाया। उसने इस बात की पुष्टि की कि यह जल वास्तव में चश्मे एशेरा का है। बादशाह ने कहा, अब मैं उससे क्या चीज़ मांगूं जिसे लाना उसके लिए असंभव हो। जादूगरनी भी इस बात पर विचार करने लगी। पीरबानू ने दूर से ही बैठे बैठे जादूगरनी की मति फेर दी। अहमद के वृत्तांत से जो बादशाह की ज़बानी उसे मालूम हो चुका था, उसे मालूम हो जाना चाहिए था कि परी अपनी पूरी ताकत से शहजादे की मदद कर रही है। उसे यह भी मालूम हो जाना चाहिए था कि वह कितनी ही होशियार हो, क्रुद्ध परी का मुकाबला नहीं कर सकती, किंतु विनाशकाल विपरीत बुद्धि उसने असंभव समझकर अपनी निश्चित मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। जादूगर ने ऐसी वस्तु मांगने के लिए बादशाह से कहा कि बादशाह उछल पड़ा। उसने बुढ़िया जादूगरनी की पीठ ठोकी और उसे अथाह धन संपत्ति देकर विदा किया। दूसरे दिन दरबार में के समय बादशाह ने शहजादा अहमद को बुलाया और कहा, बेटे, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमसे बढ़कर सपूत कोई नहीं है, न होगा। अब तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। शहजादा के पूछने पर उसने कहा, मैं अपने दरबार में एक ऐसा आदमी रखना चाहता हूँ जिसके अस्तित्व का लोग कल्पना भी न कर सकें। तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी लाओ जिसकी ऊंचाई 1 गज हो, लेकिन जिसकी दाढ़ी 20 गज की हो, साथ ही उसके कंधों पर एक 6 मन का सोटा हो जिसे वह मामूली लकड़ी की तरह घुमा सके। स्पष्ट है कि जादूगरनी ने ही उसे ऐसे आदमी की मांग करने की सलाह दी थी। अहमद ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? गज भर के आदमी की 20 गज की दाढ़ी कैसे हो जाएगी और वह 6.5 मन का सोटा कैसे घुमाएगा? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी पत्नी से जिक्र करो, शायद वह यह मांग भी पूरी कर दे। न कर सके तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अहमद उसी दिन पीरबानू के पास लौट गया। उसने कहा, पिताजी बिल्कुल सठिया गए हैं। अब की बार उन्होंने 6.5 टन का सोटा घुमाने वाला 20 गज की दाढ़ी वाला गज भर के कद का आदमी मांगा है। ऐसा आदमी कहाँ होगा और किस काम का है? पीरबानू ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा, तुम बादशाह के पास चले जाना, अभी मैं तुम्हें इसके बारे में कोई बात न करूँगी। तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। तुम बेफिक्र होकर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। दूसरे दिन नहा धोकर नाश्ता करने के बाद अहमद ने पीरबानू को फिर पिता के विचित्र मांग की याद दिलाई। पीरबानू ने कहा, अच्छी बात है, जैसा आदमी तुम्हारे पिता ने चाहा है वैसा आदमी अभी आया जाता है, लेकिन तुम उसे देखकर घबराना नहीं। मेरा बड़ा भाई शब्बर इसी तरह का है।
वह जिन्नों के एक बड़े राज्य का बादशाह है, किंतु वह न किसी सवारी पर चलता है, न 6.5 मन के सांठे के सिवा कोई हथियार अपने पास रखता है। यह कहकर उसने दासियों से अपने जादू का संदूकचा और एक जली हुई अंगीठी लाने को कहा। उन्हें तुरंत ही सोने का संदूक और जली हुई सोने की अंगीठी हाजिर कर दी। पीरबानू ने संदूकचे से धूप आदि सामग्री निकाली और मंत्र पढ़कर अंगीठी में डाल दी। अंगीठी से बहुत गहरा धुआं उठा, जिसमें सब कुछ छुप गया और अहमद की आंखें बंद हो गई। बाद पीरबानू की आवाज़ आई, आंखें खोलो, देखो भैया शब्बर आ रहे हैं। अहमद ने देखा कि एक गज भर का आदमी बड़ी शान के साथ चला आ रहा है। उसकी 20 गज की दाढ़ी उसके शरीर में लपेटी हुई है और उसके कंधों पर 6.5 मन का लोहे का सोटा है। उसकी मूछें उसकी कानों तक पहुंचती हैं और आंखें गहरे गड्ढों में घसी हुई थी। उसके सिर पर रतन जड़ी मुकुट रखा था। उसकी पीठ और सीने दोनों पर बड़े बड़े कुब्बड़ थे। न डरने के अपने वादे के बावजूद अहमद के बदन से उसे देखकर पसीना चूने लगा। उसने आते ही कड़क कर कहा, बानू तूने मुझे क्यों बुलाया है और यह छोकरा कौन है जो तेरे पास बैठा है? पीरबानू बोली, भैया यह मेरे पति शहजादा अहमद हैं। इनके पिता हिंदुस्तान के बादशाह हैं। लगभग 1 वर्ष पहले हम लोग विवाह सूत्र में बंधे थे। मैंने उस समय तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम एक भारी युद्ध में व्यस्त थे। शब्बर ने अपने प्रेम पूर्ण दृष्टि से अहमद को देखा और कहा, शहजादा अहमद, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पीरबानू ने कहा, इसके पिता ने तुमसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की है। शब्बर ने अहमद से कहा, अभी चलो, इसमें क्या बात है? इस बार भी उत्तर अहमद की बजाय पीरबानू ने ही दिया। वह बोली, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बड़ी दूर से आए हो, काफ़ी थक गए होंगे। एक रात आराम करो। शहजादे को कुछ आराम की अभी और ज़रूरत है। शाम को मैं पूरा हाल तुम्हें बताऊंगी कि बादशाह ने तुम्हें किस कारण से बुलाया है। अहमद ने यह सुनकर सिर नीचा कर लिया। शाम को अकेले में पीरबानू ने शब्बर को अहमद के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का पूरा हाल बताया। दूसरी सुबह को अहमद की सवारी फिर राजधानी की ओर चली। शब्बर आगे आगे पैदल ही घोड़े की से तेज चल रहा था। नगर में पहुंचने पर नगर निवासी शब्बर के भयानक रूप को देखकर इधर उधर भागने लगे। शब्बर किसी पर ध्यान दिए बगैर सीधे दरबार में घुसा और तख्त के पास जाकर कड़क कर बोला, हिंदुस्तान के बादशाह, तुमने मुझे बुलाया, क्या काम है तुम्हें मुझसे? बादशाह ने उत्तर देने के बजाय भय से आंखों पर हाथ रख लिए और तख्त से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। शब्बर ने और जोर से गरज कर कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारे बुलाने पर मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और तुम बात किए बगैर ही भागे जा रहे हो। यह कहकर उसने सांठे के वार से बादशाह का सिर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतने में अहमद भी दरबार में पहुंच गया। शब्बर ने कहा, मंत्री कहाँ है? मैं उसका भी यही हाल करूँगा। किंतु अहमद ने उसे मंत्री की जान यह कहकर बचा ली कि मंत्री ने भयस्कर मेरे प्रति मित्रता ही रखी। शब्बर ने 2-4 दरबारियों और सामंतों को छोड़कर जो मौका पाकर दरबार से भाग निकले थे सभी दरबारियों और सरदारों को मार डाला, क्योंकि सभी ने इस अवधि में अहमद के विरुद्ध कुछ न कुछ कहा था। अब शब्बर ने राज मंत्री से कहा, महल के प्रधान कर्मचारी और जादूगरनी को घसीट कर लाओ। उन्हें मेरे बहनोई के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। अहमद के दूसरे शत्रुओं को भी यहाँ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वे घसीट कर लाए गए और शब्बर ने सबको ख़त्म कर दिया। शब्बर इतना क्रुद्ध था कि सारे नगर को समाप्त करना चाहता था, किंतु अहमद ने उसकी खुशामद करके इस हत्याकांड से रोका। शब्बर ने वही अहमद को सिंहासन पर बैठाकर उसका राज तिलक कर दिया। यह सब करने के बाद उसने अहमद के बादशाह होने की मुनादी कराई और पीरबानू को राजमहल में ले आने के बाद विदा हो गया। जाते समय अहमद ने से कहा गया कि जब भी ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। अहमद ने बादशाह बनकर भाइयों के साथ अच्छा सलूक किया। अली और निहार को बुलाकर उन्हें भेंटें दी और अली को एक सूबे का हाकिम बनाकर भेज दिया। उसने हुसैन के पास भी एक सरदार भेजकर संदेशा दिया कि जिस प्रदेश का हाकिम बनना चाहते हो बना दूं। किंतु हुसैन ने उसे आशीर्वाद देकर कहलवाया कि अब संसार के मोह में मैं न फंसूंगा। शहरजाद ने यह कहानी दुनियाजाद और शहरयार ने पसंद की और अगली रात शहरजाद ने नई कहानी शुरू कर दी। मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लैला अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ सुना रहा हूँ। कहानी के 5 भाग हैं और सभी भागों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा